हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने राइस की नर्सरी को एस्टैब्लिश कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग फर्दर राइस क्रॉप एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, या फिर आप मेथड्स ऑफ सोइंग कह सकते हो इसको। तो देखो, मेनली तो दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट सीडिंग करोगे या तो आप ट्रांसप्लांटिंग करोगे। लेकिन आपको मॉडिफाइड मेथड में एक लेही मेथड भी पढ़ना है और एक आपको एसआरआई मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस से, विच इज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप किसी तरीके की ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर रहे हो, यानी हमने किसी तरीके से नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं की, अपरूटिंग नहीं करे, हम लोग अपनी सीड को डायरेक्टली ले जाकर के मेन फील्ड में लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ड्राई सीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई सीडिंग का क्या मतलब होता है? देखो, हमारी फील्ड को हम प्रिपेयर करेंगे। ड्राई सीडिंग के केस में नो पडलिंग इज देयर, थॉरो प्रिपरेशन, प्लोइंग करेंगे अच्छे से, और उसके बाद ले जा करके हम अपनी सीड को डायरेक्टली मेन फील्ड में बोआई कर देंगे। लेकिन अगर आप वेट सीडिंग करोगे, डायरेक्ट सीडिंग में भी आप वेट सीडिंग कर सकते हो। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग प्री जर्मिनेटेड सीड्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, सीड्स को प्री जर्मिनेट करा के। तो प्री जर्मिनेटेड सीड हम लेते हैं, अपने फील्ड में, मेन फील्ड में लाइट पडलिंग करेंगे, बहुत हैवी पडलिंग नहीं, लाइट पडलिंग करेंगे, और फिर प्री जर्मिनेटेड सीड की लाइन सोइंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ड्रम सीडर का यूज कर रहे हैं, तो ड्रम सीडर के यूज से हम उसको ड्रम सीडिंग कहते हैं, लेकिन है वो डायरेक्ट सीडेड राइस एस्टैब्लिशमेंट का मेथड। ठीक है, अब ये हो गया आपके डायरेक्ट सीडेड। अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास मान लो कि वाटर स्कैरसिटी है, या फिर आपके पास इतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेबर नहीं है, तो उस केस में ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट मेथड तो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग को ही मानते हैं, क्योंकि इस मेथड में डिसएडवांटेज आपके पास ये है कि वीड की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, अनकंट्रोलेबली होने वाली है। स्पेशली अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं तब तो बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ साथ पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। इसके बाद आपको क्रॉप स्टैंड इवन नहीं मिलेगा, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करोगे तो बहुत सारी इश्यूज है। लेकिन हाँ, एक बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर हमारे पास वाटर स्कैरसिटी या लेबर स्कैरसिटी है तो। इसके बाद आता है आपका ट्रांसप्लांटिंग मेथड। अच्छा, अब ट्रांसप्लांटिंग मेथड तो हम सभी जानते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं, पहले एक नर्सरी स्टैब्लिश करेंगे, उसके अंदर हम अपने फील्ड को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अपने सीड को सीडलिंग बनाएंगे। यानी कि जो इनिशियल स्टेज होता है एक सीड से सीडलिंग डेवलप होने का, जो सबसे वल्नरेबल स्टेज होता है, उसके अंदर हम उसको प्रॉपर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं नर्सरी में। इसके बाद जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तब हम लोग उसको अपरूट करके अपने मेन फील्ड में ले जाके लगा देते हैं। तो दो तीन चीजें होती है इसमें। अगर आप नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो अपरूटिंग करने के बाद नॉर्मल फील्ड में उसको जा करके अपने आप को रिकवर करने में और रीरूट करने में 9 डेज का ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, तो इस मेथड का वही है, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। आप वीड कंट्रोल बहुत बेटर कर सकते हो, ज्यादा आपको यील्ड स्टेबिलिटी इस मेथड में आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि लेबर चाहिए ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, कॉस्ट भी लगता है, थोड़ा सा आपको क्रॉप भी लेट मिलेगा, क्योंकि ये जो 9 दिन का पीरियड हो गया इसका रिकवरी का। लेकिन एक और मेथड होता है जो कि हमने ट्रांसप्लांटिंग में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बनाया है, विच इज लेही या फिर दाही मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या है, इसमें हम लोग ट्रांसप्लांटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डीप वाटर में ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ये मेथड बेसिकली बनाया गया है कि जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक मिलता है हमारे पौधे को, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले आपने नर्सरी स्टैब्लिश की, सीडलिंग वेट, नॉर्मल वेट, कन्वेंशनल वेट मेथड से हमने नर्सरी स्टैब्लिश की, अपना सीडलिंग हमने ऑब्टेन किया। अब जब हम उसको मेन फील्ड में लगाते हैं, तो मेन फील्ड में बहुत ज्यादा डीप पानी नहीं है, बहुत शैलो वाटर है मेन फील्ड में। और जब हमने ट्रांसप्लांटिंग की है, तो हम ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसमें वापस से इरिगेशन कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा डीप वाटर नहीं था और शैलो वाटर में आपने ले जा करके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, तो रूट का बहुत ज्यादा डैमेज ऐसे भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आप इरिगेशन दे दोगे तो जो शॉक होता है, ट्रांसप्लांटिंग शॉक, मतलब उसको एक जगह से उखाड़ के हम दूसरी जगह ले जा करके लगा रहे हैं, तो वो जो शॉक होता है उससे वो बेटर रिकवर कर पाता है। ये इस मेथड का मेजर मेरिट है। ये मॉडिफाइड ट्रांसप्लांटिंग है। अब एक सबसे मॉडर्न मेथड और मोस्ट अमेजिंग मेथड जो मुझे लगता है वो है एसआरआई मेथड या फिर
सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस पे। अपनी ईल्ड को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि हम जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारी ईल्ड इंप्रूव हो। तो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला चेंज हम करते हैं कि हम यूज करते हैं यंग सीडलिंग, यानी कि नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग में जब आप सीडलिंग यूज करोगे वो 25 से 30 दिन ओल्ड सीडलिंग होती है, 2 to 3 मैच्योर लीफ स्टेजेस वाली। लेकिन अगर हम लोग एसआरआई मेथड की बात करें तो हम 8 से 10 दिन ओल्ड सीडलिंग का यूज करते हैं। अब ये सुन के आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब वो 8 से 10 दिन ओल्ड है तो क्या वो जल्दी डैमेज नहीं हो जाएगा? देखो, एसआरआई में हम इस चीज का बहुत बेटर ध्यान रखते हैं कि हम ये जो ट्रांसप्लांटिंग करें वो बहुत केयरफुल ट्रांसप्लांटिंग है। लेकिन एडवांटेज क्या है 8 से 10 दिन ओल्ड सीडलिंग यूज करने का, कि वो इतना यंग है कि अभी उसकी रूट्स ना फैली नहीं है, एकदम स्ट्रेट एक्टिव रूट्स हैं। तो अगर आप इस स्टेज में उसको अपने नर्सरी से उखाड़ करके मेन फील्ड में ले जाके लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो पहला कंपोनेंट आपके एसआरआई का होता है यंग सीडलिंग यूज करना, 8 to 10 डेज ओल्ड। इसके बाद हम लोग 1 सीडलिंग पर हिल यूज करते हैं। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग अगर आप करोगे तो यू यूज मोर देन 1 सीडलिंग, यानी 2 to 3 सीडलिंग भी यूज। लेकिन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एसआरआई मेथड की बात करें तो हम लोग केवल 1 सीडलिंग पर हिल यूज करते हैं, जिससे देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ एसआरआई इज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो ट्रेडिशनली अगर हम इस चीज को समझे, ट्रेडिशनल मेथड को हम देखें अगर, तो हम लोग कंटिन्यूअस फ्लडिंग करते हैं अपने फील्ड में, मतलब फील्ड में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। लेकिन एसआरआई मेथड में हम एक एफिशिएंट चीज का यूज करते हैं विच इज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अब देखो, इसका मतलब यह है कि आपको फील्ड को कंटिन्यूअसली फ्लडेड नहीं रखना है, सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि राइस तो अल्टीमेटली वाटर लविंग क्रॉप है, उस चीज का तो हमको ध्यान रखना ही है। तो आपका जो फील्ड है वो मॉइस्ट रहे, लेकिन वो हमेशा फ्लडेड ना रहे, ताकि जो रूट्स हैं वो बेटर रेस्पिरेशन कर सके। उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का यूज करते हैं। हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं वीडिंग को इस पर्टिकुलर चीज में, और वीडिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोनोविडस का। लेकिन अगर आप वीडिंग के लिए कोनोविडस का यूज करोगे तो वो साथ ही साथ में आपके सॉइल को एरेट भी कर रहा है। एंड हम लोग यूज करते हैं, मेजर फोकस हम करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को यूज करने का, ऑर्गेनिक मैन्योर कंपोस्ट को यूज करने का, जिससे सॉइल स्ट्रक्चर भी ओवरऑल इंप्रूव हो। एक चीज और मैं भूल रही हूँ, आपके एसआरआई का एक और मेजर कंपोनेंट होता है आपका स्पेसिंग, वाइडर स्पेसिंग। 25 into 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं हम। तो इसको अगर समराइज करूं तो मैं ऐसे आपको डिपेक्ट करती हूँ एसआरआई मेथड को। पहले आपने नर्सरी स्टैब्लिश की, नर्सरी को स्टैब्लिश करने के बाद 8 से 10 दिन का सीडलिंग हो गया, अब उसको अप्रूट करके मेन फील्ड की पडलिंग लेवलिंग करके मेन फील्ड में उसको लगा दो। बहुत हैवी पडलिंग हम लोग नहीं करते हैं कि उससे सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। तो हम 8 से 10 दिन ओल्ड सीडलिंग को लेके हमने मेन फील्ड में लगा दिया। अब मेन फील्ड में उसको हम किस तरीके से लगाएंगे कि हम लोग उसके बीच में स्पेसिंग रखेंगे 25 into 25 सेंटीमीटर का। एक हिल पे सिंगल सीडलिंग हम लगाएंगे ताकि कोई किसी तरीके की कंपटीशन ना हो। उसको हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड से इरिगेट करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग मैकेनिकल वीडिंग करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। तो बहुत सिंपल है, देखो एनपीके तो हमें अप्लाई करना होता है, नाइट्रोजन मेनली वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जिस तरीके की कंडीशन में राइस को लगा रहे हो पडलिंग करके और स्टैंडिंग वाटर में, लीचिंग लॉसेस होना, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस होना बहुत कॉमन है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, राइस में नाइट्रोजन को हम स्प्लिट एप्लीकेशन के थ्रू लगाते हैं। यानी कि हम लोग नाइट्रोजन का जो डोज है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला डोज हम देते हैं उसको बेसल एप्लीकेशन की तरह, दूसरा डोज हम देते हैं जब वो एक्टिव टिलरिंग स्टेज में होता है, और तीसरा डोज हम देते हैं पेनिकल इनिशिएशन में। सेम फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस आपका मेजर रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए फॉस्फोरस को एज अ बेसल डोज देना होता है हमको, और पोटेशियम को भी हम एज अ बेसल डोज अप्लाई करते हैं। तो रेशियो इन जनरल रेशियो इज 100:50 का रेशियो हम मेंटेन करते हैं। अब अगर हम बात करें, कई बार हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने की भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे जिंक, तो ZnSO4 हम अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइस के केस में, पैडी के केस में, इज बायो फर्टिलाइजर्स। क्योंकि राइस को हम जिस तरीके से कल्टीवेट कर रहे हैं ना, राइस में हम क्या कर रहे हैं,
पूरे फील्ड में हम लोग पानी एकदम वाटर लॉग कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेडिशनली जिस तरीके से हम राइस को लगाते हैं उस तरीके की कंडीशन में एक चीज है जो बहुत ज्यादा थ्राइव करती है, वो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज या फिर आपके साइनोबैक्टीरिया। स्पेशली जो आपका जेनेरा, नॉस्टॉक, एनामेना है, वो बहुत ज्यादा इस टाइप की सिचुएशन में वो थ्राइव करते हैं। तो इसीलिए इनका यूज हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे आपके राइस के लिए। ये बहुत सारे ऐसे वाइटामिन मिनरल्स रिलीज करते हैं जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इन अवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइक फॉस्फोरस और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर कॉम्पोजिशन को बढ़ाते हैं, जिससे ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो ये एक मेजर चीज है जो हम लोग अपने राइस के कल्टीवेशन में यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम वाटर मैनेजमेंट इन राइस। तो ऑब्वियसली राइस इज अ वाटर लविंग क्रॉप, ये हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। इट इज अ सेमी एक्वाटिक क्रॉप, तो वाटर मैनेजमेंट एक मेजर कंपोनेंट है। देखो वाटर मैनेजमेंट सिंपल है। इन जनरल मैनेजमेंट इस तरीके से होता है कि स्टैंडिंग वाटर आपको मेंटेन करना होता है, स्पेशली अर्ली ग्रोथ स्टेजेस में। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसके कुछ क्रिटिकल स्टेजेस है जिसमें इसको पानी चाहिए ही चाहिए है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम आपका ट्रांसप्लांटिंग में इसको पानी चाहिए। इसके बाद एक्टिव टिलरिंग के स्टेज में इसको पानी चाहिए, पेनिकल इनिशिएशन, बूटिंग स्टेज एंड फाइनली जो मिल्क स्टेज या डो स्टेज होता है वो इसके क्या होते हैं, क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं जिसमें इसको पानी चाहिए। ये सभी स्टेजेस हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है वाटर मैनेजमेंट में कि फील्ड के हमारे क्रॉप के हार्वेस्ट होने के 10-15 दिन पहले हमें फील्ड को कंप्लीटली ड्रेन करना होता है। क्रॉप के हार्वेस्ट होने के 10 से 15 दिन पहले फील्ड में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, वाटर लॉग कंडीशन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला ये जो स्टेज है ये आपकी ग्रेन की क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा। तो लास्ट स्टेज में हमें अपने रूट को रेस्पायर करने देना है ताकि एक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक हो सके, और जो ग्रेन फिलिंग स्टेज है आपका, जो लास्ट मैच्योरिटी स्टेज है, वो अच्छे से एग्जिबिट हो और आपकी ईल्ड में उस चीज का फायदा नजर आए। तो 10 से 15 दिन पहले हम कंप्लीटली अपने फील्ड को ड्रेन कर देते हैं। वीड मैनेजमेंट, देखो वीड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीड्स को मैनेज करना, क्योंकि आपके क्रॉप की ईल्ड को अगर हम अर्ली स्टेजेस में इसको मैनेज नहीं करते, 30 से 50% आपके क्रॉप का जो ईल्ड है वो लॉस हो सकता है। जो अर्ली स्टेजेस है ना वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेजेस है, स्पेशली राइस के केस में, जो 15 टू 45 डेज का पीरियड होता है। डायरेक्ट सोइंग कर रहे हो तो डायरेक्ट सोइंग के बाद 15 टू 45 डेज, या ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद 15 टू 45 डेज का जो पीरियड है वो सबसे क्रिटिकल पीरियड है वीड कॉम्पिटिशन का। तो इस पीरियड में आपको वीड को मैनेज करना बहुत जरूरी है अपनी ईल्ड को बचाने के लिए। तो किस किस मेथड से कर सकते हैं ये तो हम लोग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में पढ़ते ही आ रहे हैं। सबसे पहला आता है आपका कल्चरल मेथड। अब कल्चरल मेथड में सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो आप पडलिंग करते हो, पडलिंग की वजह से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग वीड्स हैं फील्ड में वो तो कीचड़ में मिक्स हो जाते हैं, मड में वो बड़ी हो जाते हैं। जो नॉन एग्जिस्टिंग वीड्स, मतलब जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन मान लो उनकी सीड्स वगैरह हमारे फील्ड में है, वो भी ग्रो नहीं कर पाती है पडलिंग की वजह से, क्योंकि पडलिंग एक इम्परवियस लेयर बना देता है। इसके अलावा पडलिंग के अलावा कल्चरल मेथड में आपको क्लीन सीड्स का यूज करना चाहिए, सर्टिफाइड सीड्स का यूज करना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करनी चाहिए। ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में मैकेनिकली हम लोग कोनोवीडर्स का यूज करते हैं, स्पेशली एसआरआई में इस चीज को मैंने मेंशन किया कि हम लोग कोनोवीडर का यूज करेंगे, या फिर रोटरी वीडर्स का हम यूज कर सकते हैं। अब जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स इज आल्सो वन सॉल्यूशन। प्री इमरजेंस में हम पेंडामिथिलिन जैसे हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं बिस्पायरेबिक सोडियम। बिस्पायरेबिक सोडियम बहुत फेमस हर्बिसाइड है जब हम बात करते हैं राइस के कल्टीवेशन की। और जब हम इन्हीं मेथड्स लाइक puddling and flooding as cultural methods like use of conovidar and hand weeding भी करते हैं हम लोग mechanically, manually 20 days after transplanting and 40 days after transplanting पे। So when we do that and along with the judicious use of herbicides, तब हम इसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो यहाँ में आपके राइस का टॉपिक होता है खत्म। हमने सारी चीजें राइस के कल्टीवेशन से रिलेटेड इस लेक्चर में डिस्कस करी।